Assalamu alaikum students. My name is Waqar Arshad. I am your biology teacher. Today our lecture is about exercise short questions. Previous lecture में हम exercise को discuss कर रहे थे और exercise में short questions वाला portion हमने start किया था. Previous lecture में जो सवालात गुजर चुके हैं उनसे आगे मज़ीद सवालात को discuss करने के लिए आइए चलते हैं white board की तरफ. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 है एनाफेज से क्या मुराद है. एनाफेज किसको कहा जाता है? आप लोगों को अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि एनाफेज के बारे में हम पढ़ चुके हैं. ये सेल साइकिल में वो मरहला है कि जिसके दौरान सेल में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ आती हैं. वो तब्दीलियाँ क्या हैं? सेल के क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, दोनों तरफ के स्पिंडल फाइबर सिकुड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और क्रोमोसोम को डिवाइड कर देते हैं. आप इसका आंसर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं: अ फेज ऑफ सेल साइकिल इन विच फॉलोइंग चेंजेस अकर: सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, शॉर्टन स्पिंडल फाइबर्स, सेपरेटेड क्रोमोसोम्स मूव टूवर्ड ऑपोजिट पोल्स. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एपेप्टोसिस. एपेप्टोसिस से क्या मुराद है? एपेप्टोसिस के बारे में सेल साइकिल के बिल्कुल लास्ट में हमने डिस्कस किया था सेल डेथ को. सेल डेथ की दो किस्में हैं जिसमें से एक को एपेप्टोसिस कहा जाता है. स्टूडेंट्स, एपेप्टोसिस सेल डेथ की वो किस्म है जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ है और इसकी वजह खास किस्म के एंजाइम्स का खारिज होना है. ये खास किस्म के एंजाइम्स जब खारिज होते हैं साइटोस्केलेटन ब्रेक डाउन कर देते हैं. साइटोस्केलेटन के टूटने की वजह से सेल श्रिंक हो जाता है, उसका साइटोप्लाज्म सिकुड़ जाता है और वो राउंडेड फॉर्म में तब्दील हो जाता है. न्यूक्लियस की डिग्रेडेशन हो जाती है और इसी तरह साइटोप्लाज्म की भी ब्रेक डाउन हो जाती है और ब्लेब्स और एपेप्टोटिक बॉडीज बन जाती हैं जिनको सराउंडिंग सेल्स इनगल्फ कर लेते हैं, निगल लेते हैं. इसका आंसर कैसे लिखेंगे? अ टाइप ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ इन विच सेल श्रिंक्स एंड बिकम राउंडेड. इससे आगे क्या लिखेंगे डिस्कस करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पोर्ट की तरफ. स्टूडेंट्स, राउंडेड ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ साइटोस्केलेटन बाय एंजाइम्स. ये वो फेज है सेल डेथ की कि जिसके अंदर सेल का साइटोप्लाज्म श्रिंक होता है, सिकुड़ता है, खास किस्म के एंजाइम्स के खारिज होने की वजह से जो सेल के साइटोस्केलेटन को तोड़ देते हैं और नतीजे के तौर पे सेल डेथ वाक़या हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिनाइन ट्यूमर. क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट इज बिनाइन ट्यूमर? बिनाइन ट्यूमर किसको कहा जाता है? ट्यूमर एरर इन माइटोसिस की वजह से होता है. रिकॉल योर मेमोरीज, चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ट्यूमर की वजह वो जीन्स हैं कि जो माइटोसिस की तादाद को और उसकी टाइमिंग को कंट्रोल करती हैं. अगर इन जीन्स में खराबी आ जाए तो उसकी वजह से माइटोसिस अनकंट्रोल्ड हो जाती है और माइटोसिस के अनकंट्रोल्ड होने की वजह से सेल डिवीजन का अमल एक्सपेंड कर जाता है. सेल बहुत ज़्यादा डिवाइड करना शुरू कर देते हैं और दो तरह के ट्यूमर्स प्रोड्यूस होने के इम्कानात होते हैं. एक को बेनाइन ट्यूमर कहा जाता है और दूसरे को मैलिग्नेंट ट्यूमर कहा जाता है. सवाल में बेनाइन ट्यूमर के बारे में पूछा गया है. बेनाइन ट्यूमर क्या होता है? इसका जवाब आप यूं लिख सकते हैं: द ट्यूमर डेट रिमेन्स एट इट्स एक्चुअल लोकेशन डेट इज कॉल्ड बेनाइन ट्यूमर. द सिंपल आंसर इज वो ट्यूमर जो अपनी जगह पर रहे, फैले ना, उसको हम लोकलाइज्ड या बेनाइन ट्यूमर का नाम देते हैं. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेल साइकिल. सिंपल क्वेश्चन है. चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में हमने ये टॉपिक समझा था. सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल की सिंपल सी डेफिनेशन है वो मरहलावार तब्दीलियां जिनसे गुजरकर एक सेल अपने जैसा नया सेल बनाता है, वो सेल साइकिल कहलाता है. इसका जवाब आप यूं लिखेंगे: द सीरीज ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द टाइम a cell is produced until its complete mitosis and produce a new cell. इसमें आप एक चीज ऐड ऑन कर सकते हैं कि सेल साइकिल के दो मेजर फेजेस हैं जिनको हम नाम देते हैं इंटरफेज का
और माइटोटिक फेज का। जी स्टूडेंट्स, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज क्यास्मेटा? क्यास्मेटा किसको कहा जाता है? रिकॉल योर मेमोरी, मियोसिस के टॉपिक में हमने डिस्कस किया मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 में क्रोमोसोम्स पेयर अप होते हैं और क्रोमोसोम के पेयर अप होने का अमल सिनेप्सिस कहलाता है। जिन पॉइंट्स पर क्रोमोसोम अटैच होते हैं उन पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट का नाम क्यास्मेटा है। इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं, इन क्रॉसिंग ओवर the two non-sister chromatids of homologous chromosomes join each other at a certain points. These are called chiasmata. अगर इसको डायग्राम से थोड़ा सा एलेबोरेट कर लें तो इस तरह से किया जा सकता है, ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम का ये पेयर होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम कहलाता है और एक क्रोमोसोम के दो धागे एक दूसरे के लिए सिस्टर क्रोमेटिड्स का दर्जा रखते हैं, लेकिन होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड दूसरे क्रोमोसोम के लिए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। और ये बात याद रखिएगा, कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम बात है कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स यानी ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड जो आपस में एक दूसरे के लिए नॉन सिस्टर हैं, ये अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं और जिन पॉइंट्स पर ये अटैच होते हैं वो पॉइंट्स बेसिकली क्यास्मेटा कहलाते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए लेट्स मूव टुवर्ड नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? क्रॉसिंग ओवर किसको कहा जाता है? क्रॉसिंग ओवर का कंसेप्ट अभी पिछले सवाल में हमने डिस्कस किया। क्रॉसिंग ओवर वो अमल है कि जो मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 में होता है। प्रोफेज 1 के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जब आपस में अटैच होते हैं, पेयरिंग बनाते हैं, तो जिन पॉइंट्स पे अटैच होते हैं वो क्यास्मेटा कहलाते हैं और जब वो आपस में अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज कर लें तो ये अमल क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। इसका जवाब कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इन मियोसिस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक्सचेंज देयर सेगमेंट्स एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज जीन नोड फेज? जीन नोड फेज किसको कहा जाता है? रिकॉल योर मेमोरी, चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट पे ये टॉपिक हमने डिस्कस किया। ये सेल साइकिल की इंटरफेस का वो मरहला है जिसमें सेल डिवीजन का अमल रुक जाता है, सेल साइकिल का अमल स्टॉप हो जाता है, डिवाइड करने से माजूर हो जाता है। इसको हम स्टॉप फेज भी कहते हैं, इसको हम रेस्टिंग फेज का नाम भी देते हैं। और ये मरहला G1 फेज में दाखिल होने के बाद आता है। कुछ सेल्स में इंडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यानी लंबे अरसे के लिए आता है और कुछ सेल्स में थोड़ी देर के लिए आता है। इसका जवाब किस तरह से लिखा जा सकता है? इन मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स सेल्स एंटर G0 फेज फ्रॉम G1 फेज and stop dividing. Some cells remain in this phase for indefinite period, for example, neuron cell. And certain cells remain in this phase semi-permanently, for example, some cells of liver and kidney. Student move करते हैं next question की तरफ। Next question is G1 phase. G1 phase किसको कहा जाता है? G1 phase सेल साइकिल के इंटरफेस का बिल्कुल पहला मरहला है और G1 फेज में क्या तब्दीलियां आती हैं? G1 फेज में सेल अपने साइज को इन्हेंस कर लेता है, बढ़ा लेता है, सेल के अंदर प्रोटीन सप्लाई में इजाफा हो जाता है। सेल इसके अलावा खास किस्म के एंजाइम्स को तैयार करता है कि जिन्होंने S फेज में क्रोमोसोम डुप्लीकेशन में हेल्प करनी है। इसका जवाब कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, इन दिस फेज following events occur. Number 1, increased protein supply. नेक्स्ट पॉइंट्स क्या होंगे इनको डिस्कस करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, प्रोटीन सप्लाई के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होगा
increase organelles. The next one is grow in size. And the last one is prepare protein for the next phase, that is S phase. स्टूडेंट उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है G2 फेज. G2 फेज ये सेल साइकिल के इंटरफेज का थर्ड इवेंट है. इसके अंदर सेल अपनी बॉडी में खास किस्म के एंजाइम्स को तैयार करता है. वो एंजाइम के जिन्होंने स्पिंडल फाइबर्स बनाने हैं और सेल के क्रोमोसोम्स को डिवाइड करने में कैरियोकाइनेसिस के दौरान हेल्प आउट करना है. इसका जवाब किस तरह से लिख सकते हैं? इन दिस फेज फॉलोइंग चेंज अकर्ड. नंबर 1, प्रिपेयर प्रोटीन फॉर माइटोसिस. सेल प्रोटीन तैयार करता है जिन्होंने माइटोसिस में हेल्प आउट करना है. नंबर 2, प्रिपेयर प्रोटीन फॉर स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन. स्पेसिफिकली वो प्रोटीन के जो स्पिंडल फाइबर बनाने में मददगार हैं. इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज इंटरफेस? स्टूडेंट्स, इंटरफेस किसको कहा जाता है? यकीनन आपके इल्म में है. इंटरफेस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. ये सेल साइकिल का पहला मरहला है और इसके अंदर सेल अपने आप को तैयार करता है उन तब्दीलियों के लिए जो कि नागुज़ीर हैं सेल की तकसीम के अमल के लिए. तो इंटरफेस सेल साइकिल का वो मरहला जिसमें सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन्हेंस हो जाती है, बढ़ जाती है और सेल खुद को तैयार करता है आने वाले मरहले में तकसीम होने के लिए. रिकॉल योर मेमोरी, चैप्टर के स्टार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इस मरहले में सेल साइकिल का 90% टाइम लगता है. 90% सेल साइकिल का वक्त इंटरफेस में लगने के बाद सेल इस काबिल होता है कि अगले मरहले के अंदर अपने आप को डिवाइड कर सके. नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ. जी स्टूडेंट्स, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरियोकाइनेसिस. प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर को पढ़ने के दौरान हम इस टर्म को डिस्कस कर चुके हैं और ये दो अल्फाज का मजमुआ है. कैरियोन न्यूक्लियस को कहा जाता है और काइनेसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन. कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस की ब्रेकडाउन. इस टर्म की डेफिनेशन अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती है तो इसका आंसर आप यूं लिख सकते हैं: द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इन माइटोटिक फेज ऑफ सेल साइकिल इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस. स्टूडेंट्स, कैरियोकाइनेसिस की फर्दर 4 फेजेस होती हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. 1 से लेकर के ये 4 फेजेस से जब सेल गुजरता है तो सेल के न्यूक्लियस की तकसीम मुकम्मल होती है. और कैरियोकाइनेसिस इस बात को इंश्योर करती है कि एक सेल के क्रोमोसोम इक्वल डिवाइड हों. स्टूडेंट्स, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज काइनेटोकोर. काइनेटोकोर ये एक टर्म है कि जो हम डिस्कस कर चुके हैं माइटोसिस में और मियोसिस में. माइटोसिस हो या मियोसिस हो, दोनों की प्रोफेज में जब क्रोमोसोम अरेंज होते हैं, क्रोमोसोम के अरेंज होने के दौरान वो एक ख़ास पॉइंट कि जिसके साथ स्पिंडल फाइबर आकर के अटैच होते हैं, जुड़ जाते हैं, वो पॉइंट काइनेटोकोर रीजन कहलाता है. बेसिकली काइनेटोकोर एक प्रोटीन है कि जो क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर के ऊपर मौजूद होती है. ये वो रीजन है कि जहां पर आकर के काइनेटोकोर फाइबर्स अटैच होते हैं, क्रोमोसोम के साथ जुड़ जाते हैं. इसको अगर हम ड्रॉ करें तो इस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है. ये क्रोमोसोम है, ये इसका सेंट्रल पॉइंट है जिसको सेंट्रोमियर कहते हैं और ये सेंट्रियोल है. सेंट्रियोल से बारीक धागे स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं और स्पिंडल फाइबर्स हम डिस्कस कर चुके हैं 2 तरह के होते हैं. एक स्पिंडल फाइबर की किस्म वो है जो नॉन काइनेटोकोर फाइबर कहलाती है, जबकि दूसरी किस्म वो है कि जो काइनेटोकोर फाइबर कहलाती है. काइनेटोकोर फाइबर वो स्पिंडल फाइबर्स हैं कि जो क्रोमोसोम के ऊपर आकर के काइनेटोकोर रीजन पर अटैच होते हैं. यहां पर
सेंट्रोमियर के इस पॉइंट पे खास किस्म की ये प्रोटीन मौजूद होती है जो काइनेटोकोर प्रोटीन कहलाती है, और ये रीजन काइनेटोकोर रीजन कहलाता है जहां पे आकर के स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। इसकी डेफिनेशन हम यूं लिख सकते हैं, काइनेटोकोर इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर दैट इज द पॉइंट वेयर स्पिंडल फाइबर्स अटैच ड्यूरिंग सेल डिवीजन। स्टूडेंट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम फेस। व्हाट डज इट मीन? एम फेस का मतलब क्या है? रिकॉल योर मेमोरी, इसी चैप्टर में बिल्कुल स्टार्ट में हमने डिस्कस किया कि सेल में दो मेजर फेजेस होती हैं सेल साइकिल के दौरान के जिनसे गुजरकर एक सेल डिवाइड होता है और अपने जैसा नया सेल बनाता है। पहली फेज इंटरफेज कहलाती है। इंटरफेज में सेल के अंदर वो चेंजेस आती हैं जो सेल को डिवीजन के लिए तैयार करती हैं। उन तब्दीलियों से गुजरने के बाद सेल अगले मरहले में दाखिल होता है जिसमें सेल की डिवीजन होना होती है और ये मरहला एम फेज कहलाता है। इसको माइटोटिक फेज भी कहते हैं और इसको इसीलिए डिवीजन फेज भी कहते हैं क्योंकि इस मरहले में सेल की डिवीजन होना है। और ये दो तरह से होती है, एक को माइटोसिस का नाम दिया जाता है, एक को मियोसिस कहा जाता है। इसका क्वेश्चन आंसर कुछ यूं सॉल्व किया जा सकता है, एम फेज और माइटोटिक फेज इज रिलेटिवली अ शॉर्ट पीरियड ऑफ सेल साइकिल एंड इट इज आल्सो कॉल्ड डिवीजन फेज। ये रिलेटिवली सेल साइकिल का छोटा मरहला है कि जिसके अंदर सेल अपना 10% टाइम स्पेंड करता है, रिमेनिंग 90% टाइम इंटरफेस में इस्तेमाल होता है। उसके बाद it is of two types as written here. Number 1 mitosis, number 2 meiosis. ये दो किस्में हैं, ये दो टाइप्स हैं जो कि सेल डिवीजन में इस मरहले पर वाक़या हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट का क्या मतलब है? माइटोसिस के इख्तिताम पे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में हमने ये पढ़ा था कि एरर इन माइटोसिस में अगर माइटोसिस अनकंट्रोल्ड हो जाए तो ये अमल ट्यूमर की बुनियाद बनता है। और ट्यूमर दो तरह का होता है, ये भी हमने डिस्कस किया, एक को बेनाइन ट्यूमर कहा जाता है और एक को मैलिग्नेंट ट्यूमर का नाम दिया जाता है। यहां पर जो टर्म पूछी जा रही है वो मैलिग्नेंट के हवाले से है। मैलिग्नेंट का लफ्जी मतलब क्या है? मैलिग्नेंट का लफ्जी मतलब कोई ऐसी बीमारी है कि जो इन्फेक्शियस डिजीज के जुमरे में आती है, जो फैलने वाली बीमारी है, जो बहुत ज्यादा खतरनाक किस्म की बीमारी है, जो मुहलिक बीमारी है। तो मैलिग्नेंट का लफ्ज जब ट्यूमर के साथ मिला दिया जाए तो इसका मतलब है ट्यूमर की मुहलिक किस्म जिसको कैंसर कहा जाता है। और हम डिस्कस कर चुके मैलिग्नेंट ट्यूमर में सेल रिपीटेडली डिवाइड करते हैं और अपनी सराउंडिंग वाले सेल्स पर भी अटैक करते हैं। नतीजे के तौर पर कैंसर की बीमारी पैदा होती है। इसका जवाब हम किस तरह से लिखेंगे आइए देखते हैं। मैलिग्नेंट इज अ टर्म दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज और virulent nature of a disease. Next, here it is specific with cancerous tumor called malignant tumor. Students, ये आज का हमारा टॉपिक था कि जिसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। एक्सरसाइज में मौजूद जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं निहायत अहमियत के हामिल हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन सवालात में से एक बड़ा हिस्सा पूछा जाता है और मुझे उम्मीद है ये सवालात आपने समझ भी लिए हैं और आप इसको याद भी करेंगे। ना सिर्फ आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है बल्कि आपने याद करने के बाद इनकी रिटन प्रैक्टिस भी करनी है ताकि आपके आने वाले इम्तिहानात में अच्छे नंबर आ सकें। अपने टीचर को अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।